हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। डेविल्स लिटिल प्रिंसेस पार्ट 17 चैप्टर 161 चोरों की तरह जाना। सीरत के इस बात को सुन अक्ष झट से कहता है, अच्छा किया, सॉरी किटन, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अक्ष के बातों को सुन सीरत मुस्कुरा कर कहती है, कोई बात नहीं अक्ष, वैसे भी जब से हम दोनों के बीच सब ठीक हुआ तब से कोई ऐसा मौका मिला ही नहीं है को आप पता लगा सको। अच्छा, आप खाना खा रहे हो ना? आरती आंटी खाती है, खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। घर की मैड आरती के साथ सीरत इतना वक्त बिता चुकी थी कि उसे आरती अपनी सी लगती थी बिल्कुल। जब सीरत ने ये कहा तो अक्ष मुस्कुराकर बोला, ओके किटन, गुड नाइट। गुड नाइट इतना कहने के बाद सीरत ने फोन रख दिया। वही अक्ष जल्दी से अपन खाना खत्म कर रोबिन को कॉल करता है। वही रोबिन परेशान रूम के बिलेकिन के पास खड़ा था। जब उसका फोन बीजा तो वो स्क्रीन पर नाम देखता है। अक्ष का कॉल आता देख वो कॉल रिसीव कर कहता है, हेलो बॉस। रोबिन के आवाज में परेशानी साफ झलक रहा था। तभी अक्ष सवाल करता है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों को? अक्ष का सवाल सुन रोबिन को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे जवाब दे, पर फिर भी गहरी सांस भरते हुए कहता है, बॉस सीरत। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है। तभी अक्ष झट से सवाल करता है, सीरत क्या? ये सवाल सुन रोबिन बालकनी के साइड में जा खड़ा हो जाता है ताकि तानिया कुछ भी ना सुन सके। फिर वो कहता है, सीरत ने मुझे आज अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिया था। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले अक्ष कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। क्या तुम्हें कुछ सीरत के मॉम डैड के बारे में पता चला है? अक्ष के सवाल पर रॉबिन अपने आंखों को बंद किया और अपने मन में कहता है, पहले मुझे खुद कंफर्म हो जाना चाहिए और अगर ऐसा हुआ भी तो अक्ष सर को बताना ठीक होगा। वो अपने मन में ये सारे बातें कर रहा था। तभी अक्ष अपने कठोर आवाज में कहता है, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये सुन रॉबिन अपने होश में आ कहता है, नहीं नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं चला है अभी तक। रॉबिन के बातों को सुन अक्ष को तो कुछ और ही लग रहा था। तभी अक्ष कहता है, ओके, उसके बर्थ सर्टिफिकेट का फोटो क्लिक कर मुझे भेजो। ये सुन रॉबिन झट से कहता है, पर क्यों सर, मैं हूं ना, मैं पता लगा लूंगा। रॉबिन के बातों को सुन अक्ष कठोरता से कहता है, मुझे पता है तुम लता लगा लोगे, पर फिर भी मुझे चाहिए तो बस चाहिए। अक्ष का ऑर्डर हो और रोबिन पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। वो फिर कहता है, ओके बॉस, मैं भेजता हूँ। ये सुन अक्ष कॉल कट कर देता है। वही रोबिन रूम जा सीरत के बर्थ सर्टिफिकेट को निकाल फोटो क्लिक कर अक्ष को भेज देता है। कुछ ही वक्त में जब अक्ष के पास फोटो आता है तो अक्ष उस फोटो को डाउनलोड कर देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीरत खिड़की के पास खड़ी हो चांद को देखते हुए कहती है, चंदा मामा जल्दी से मेरे मम्मा डैडी को मुझसे मिलवा दीजिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो बस चंद को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सिद्धार्थ अकेले रूम में आरजू को ही बस याद किए जा रहा था। नींद भी उसके आंखों से आरजू के दूर जाते ही गायब हो चुका था। वो झट से उठ बेड से उतर अपने रूम से बाहर जाते हुए अपने कार का चाबी ले मेंशन से बाहर निकल अपने कार के पास जा कार को अनलॉक कर कार डोर को खोल ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। फिर रफ्तार से कार चलाते हुए एनजीओ पहुंच चुका था। एनजीओ आने के बाद वो देखा बाहर गार्ड्स खड़े हैं। इस वक्त कोई गार्ड उसे अंदर जाने को देगा नहीं, इसलिए वो अपने कार को साइड में ही लगा एनजीओ के दीवार के पास जा दीवार को देखने लगा। दीवार ज्यादा ऊंचा नहीं था, पर सिद्धार्थ खुद में ही कहता है, तुझे हो क्या गया है सिद्धार्थ, तुझे ये नहीं करना चाहिए, पर अगर नहीं किया तो वो तुझे भूल जाएगी और अभी बहुत बदला लेना बाकी है उससे। चैप्टर 162 कितनी मोहब्बत है। खुद में ये सब कहने के बाद वो दीवार चढ़ने लगा। दीवार मुसल से चढ़ने के बाद वो दूसरे साइड कूद गया तो गार्ड्स को कुछ आवाज आया तो दोनों गार्ड्स उस तरफ जाने लगे। गार्ड्स को आता देख सिद्धार्थ छिप गया था। वही गार्ड्स हर जगह सिद्धार्थ को ढूंढने लगे, पर सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखा तो वापस वो लोग जा गेट के पास खड़े हो गए। दोनों के जाने के बाद वो एनजीओ के अंदर जाते हुए खुद में ही कहता है, चोरों की तरह यहाँ आ तो गया हूँ, पर आरजू कहाँ सोई होगी। खुद से ये सवाल करते हुए दरवाजे के पास गया तो दरवाजा लॉक था। ये पता चलते ही वो एनजीओ के चारों तरफ घूमते हुए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसे खिड़की के पास खड़ी चांद को देखते हुए आरजू दिखी। जब चांद का रोशनी आरजू के सुंदर चेहरे पर पड़ रहा था तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। वो एक पल के लिए उसके खूबसूरती में खो चुका था। उसके खूबसूरती को देखते हुए सिद्धार्थ अपने मन में ही कहता है, ये चांद सी खूबसूरती सिर्फ मेरा होना चाहिए, फिर तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो।
खुद मैं इतना कहने के बाद जो काम आज तक सिद्धार्थ नहीं कर रहा था वो आज कर रहा था। वो चोरी की तरह पाइप के जरिए आरजू के पास जाने लगा था। कुछ ही वक्त में वो ऊपर चढ़ जाता है। वही आरजू तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी सिद्धार्थ किसी तरह ऊपर चढ़ गया पर आरजू को अब भी उसके तरफ नहीं देखता पाया तो उसके करीब जा कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें चांद मुझसे ज्यादा पसंद है। सिद्धार्थ के आवाज को सुन वो अपने चेहरे को मोड़ सिद्धार्थ की तरफ कर जब सिद्धार्थ को देखी तो झट से चिल्लाकर कहती है, आप। वो इतना चिल्लाई ही थी कि तभी सिद्धार्थ उसके होंठों पर अपने होंठ को रख कहता है, क्या कर रही हो, सब जाग जाएंगे। सिद्धार्थ के बातों को सुन उसके होंठ को अपने होंठों से झटक आरजू कहती है, जागने दो तब पता चलेगा आपको। इतना कहने के बाद आरजू फिर चिल्लाने ही वाली थी तभी सिद्धार्थ अपने जेब से आरजू के पेंडेंट को निकाल उसके आंखों के सामने कर दिया तो अपना पेंडेंट देख आरजू उसे अपने हैरानी से भरे बड़े बड़े आंखों से देख कहती है, आपके पास मेरा पेंडेंट, पर ये पेंडेंट तो। वो इतना कही ही थी कि तभी सिद्धार्थ उसके बातों को बीच में काटते हुए कहता है, कैसी लड़की हो तुम, कुछ पैसे के लिए अपने माता पिता का याद खुद से दूर कर दी और ये एनजीओ वगैरह आज तक जो तुम की हो अपने भाई के बदौलत की हो, वो अपने भाई के वजह से ही यहाँ रुक पाए हो। सिद्धार्थ के बातों को सुन एक पल के लिए आरजू शांत हो गई, फिर अपने शांति से भरे आवाज में कहती है, मैंने तो बस उसका दिया पेंडेंट खुद से दूर किया है, पर आपने तो अपने पेरेंट्स को खुद से ही दूर कर दिया है। आप कैसे इंसान हो जो अपने पिता की गलती का सज्जा अपनी माँ को दे, इतने घटिया इंसान बन गए हैं कि आपकी माँ को शर्म आता होगा आपको अपना बेटा कहने पर। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ का चेहरे कठोरता से भर गया। वो अपने गुस्से से भरे कठोर आवाज में कहता है, घटिया इंसान किस सेंस से मुझे कह रही हो, बोलना तो तुम्हें खुद को चाहिए, मेरे साथ शादी कर कभी मेरे। इससे आगे कुछ कहता कि तभी आरजू कहती है, बोलने से पहले सोच लीजिएगा। जिसे आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो ना वो पिता आज तक भले आपको प्यार नहीं दिए हो, पर आपका आज जो समाज में इज्जत है ना वो आपने पिता के वजह से है। और पता है आपको, अगर आप अपने पिता की तरह अच्छे इंसान होते ना तो भले आपको मुझसे प्यार नहीं होता फिर भी जिंदगी भर में बिना कोई प्यार के आपके साथ खुशी खुशी बिता लेती। क्योंकि सिर्फ प्यार जरूरी नहीं होता है, बल्कि एक औरत को रिस्पेक्ट चाहिए होता है जो आपके पिता करते हैं। और पहले मम्मी जी से प्यार नहीं था, उन दोनों के बीच जो हुआ था नशे में हुआ था, पर पापा जी नशे में थे, मम्मी जी तो नहीं थी। उन्होंने क्यों अपने आप को नहीं रोका जब वो जानती थी उन्हें कभी पापा जी से प्यार नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं उन्हें छोड़ी, क्यों उनके साथ रही? बोलो, है जवाब आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपने बस एक नजरिए से देखा है और अपने मन में जो सोचना था सोच लिए। वैसे भी खुद को भी देखना चाहिए, जिस लड़की का आप इस्तेमाल करते हो वो तो आपसे प्यार करती है पर आप उन्हें छोड़ देते हो। अगर किसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गई और आप अपने जिम्मेदारी से मुकर गए तो क्योंकि आपको तो प्यार है नहीं उन लड़कियों से, तब आप क्या करोगे? एटलीस्ट पापा जी ने अपने जिम्मेदारी को तो पूरा किया है, पर आप जिम्मेदारी उठाने के लायक भी नहीं हो। आरजू के बातों को सुन उस चैन को सिद्धार्थ बाहर फेंक दिया। ये देख आरजू अपने होंठ को उसे पकड़ने के लिए बधाई, पर वो चैन नीचे जा चुका था। आरजू अपने नम आंखों से नीचे के तरफ देखने लगी, तभी सिद्धार्थ आरजू के चेहरे पर अपने उंगलियों को रख अपने तरफ कर अपने उंगलियों को मजबूत कर कहता है, हाँ हूँ बहुत घटिया, तो फिर जब मैं इतना ही घटिया था तो तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हो गया? सिद्धार्थ के सवाल पर आरजू उसके होंठ को अपने चेहरे से झटक कहती है, गलती हो गया आपसे प्यार करके, पर अब मैं अपने गलती को जरूर सुधारूंगी, कल तक मैं आपको डाइवोर्स पेपर भेजवा दूंगी। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ उसके चेहरे को अपने करीब लग कहता है, भेजवा दो पर मैं साइन नहीं करने वाला, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इतना कहने के बाद वो उसके होंठ के नीचे हिस्से अपने दांत के बीच में रख क्रूरता से चूम उससे दूर हो नीचे उतरने से पहले कहता है, ऐसे नहीं तो वैसे तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इतना कहने के बाद वो नीचे उतर जाता है। वही आरजू बस उसे जाता हुआ देखने लगती है, फिर वही जमीन पर बैठ रोने लगती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ नीचे उतरने के बाद जिस तरफ आरजू का पेंडेंट फेंका था उसे ढूंढने लगता है अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर। वही आरजू अपने आंखों से पहने आंसू को पोंछ वो भी अपने फोन को ले बाहर अपने पेंडेंट को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकल रही थी। कुछ ही वक्त में वो मैन दरवाजे के पास पहुंच दरवाजा खोलती है और कुछ दूरी चलती है, तभी सिद्धार्थ को चलने का आवाज आता है तो वो खड़ा हो साइड जा पेड़ के पीछे छिप जाता। तभी नजर बाहर आ रही आरजू पर जाता है तो वो समझ जाता आरजू भी पेंडेंट ही ढूंढने आई होगी, तो सिद्धार्थ पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है। तभी उसका होंठ जमीन पर जाता और उसे अपने होंठ
हॉन्ट में कुछ आने का एहसास होता है। पहले तो उसे ते लगा जैसे छोटा पतला स्नैक हो, पर वो कुछ कर नहीं रहा था तो सिद्धार्थ का डर थोड़ा कम हुआ। फिर वो अपने स्क्रीन को जला बस देखा ताकि आरजू को ये एहसास ना हो कि यहाँ कोई है। तो फिर जब वो देखा तो वो स्नैक नहीं बल्कि इतने देर से जो सिद्धार्थ ढूंढ रहा है आरजू का चैन वही था। उसे उठा, अपने जेब में रख, अपने स्क्रीन को ऑफ कर दिया। वही आरजू हर जगह ढूंढी पर उसे चैन कहीं नहीं मिल रहा था। वही अंदर जब मैडम पानी पीने नीचे तो देखी दरवाजे खुला है। यह देख वो बाहर की तरफ गई, ये देखने की आखिर इतनी रात को बहत गया कौन है। तभी उसे आरजू दिखी तो मैडम आरजू के पास जा सवाल करती है, क्या हुआ आरजू, तुम इतनी रात को बहत क्या कर रही हो। मैडम के सवाल को सुन आरजू खड़ी हो अपनी मैडम के गले से लग रोते हुए कहती है, मैडम मेरी मम्मा का दिया हुआ पेंडेंट खो गया। इतना कहने के बाद वो बस फुट फुट कर रोने लगती है। उससे रोता पा सिद्धार्थ को अपने दिल में बेचैनी सा महसूस होने लगता है। वही आरजू बस रोई जा रही थी तो मैडम उसके सिर पर होंठ रख उसके बालों पर अपने होंठ को फेर प्यार से कहती है, बेटा आपकी मम्मा का दिया गया चैन बस खोया है, उनकी यादें तो नहीं ना, हमारे माँ पिता हमारे दिल में होते हैं, बस वहां से नहीं निकलने चाहिए वो। मैडम के बातों को सुन आरजू थोड़ा शांत हो गई थी। फिर मैडम आरजू को अपने साथ ले जाने लगती है। वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने दिल पर होंठ रख कहता है, मैंने अपने दिल से उन्हें निकाल दिया है। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा जाता है और थोड़े देर पहले जो जो आरजू बोली थी हर एक शब्द उसके कान में गूंजने लगता है। फिर वो अपने आप को शांत कर जहां से आया था वहीं से निकल भी जाता है। फिर अपने कार में बैठ अपने कार को रफ्तार से भगाते हुए अपने मेंशन पहुंच जाता है। फिर जैसे ही अपने मेंशन जाता है श्रेया उसे आता देख उसके पास जा उसके गिल से लग कहती है, बेबी कहाँ गए थे तुम और इतनी रात को क्यों आ रहे हो, मैं बहुत परेशान हो गई थी। श्रेया के बात को सुन सिद्धार्थ उसे खुद से दूर कर अपने कठोर आवाज में कहता है, तुम मेरी वाइफ नहीं हो जो मुझसे सवाल कर रही हो, और हाँ तुम्हें परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। इतना कह वो जाने को था तभी जाते हुए अपने आवाज को ऊंचा करते हुए कहता है, और अच्छा होगा कि तुम मेरे जगह किसी और को टाइम दो, शायद वो तुमसे प्यार कर ले। अपने इस बात को कहने के बाद सिद्धार्थ अपने रूम चला जाता है। वही श्रेया अपने धीमे आवाज में खुद से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम हो कि मुझे। इतना कहने के बाद वो रुक जाती है और अपने दांतों को पिसते हुए कहती है, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। मुझे पता है तुम्हें प्यार जैसे शब्द पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज तक तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ है और उस लड़की से भी तुम्हें प्यार नहीं हुआ होगा। खुद मैं इतना कहने के बाद वो अपने रूम में सोने चली जाती है। वही सिद्धार्थ सोफे पर बैठ शराब के बोतल से ही शराब को गटकते हुए आरजू के चैन को देखते हुए ही कहता है, तुम क्या मेरे लाइफ में आए जब तक तुम मेरे लाइफ में नहीं थी, जैसा था सब ठीक था, पर तुम्हारे आने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं चाहता क्या हूँ। चैप्टर 163 दोस्ती। सिद्धार्थ खुद मैं कहते हुए शराब पिए जा रहा था और ये रात धीरे धीरे बस पार होने लगा। सिद्धार्थ वही सोफे पर सो चुका था और ये रात धीरे धीरे पार हो गया। सुबह का वक्त हो चुका था। मुंबई में आज सिंगिंग का आखिरी कंपटीशन था जिसके लिए सब अपना प्रिपरेशन कर रहे थे। तभी इबादत को एक खुशबू आया तो वो अपने आंखों को बंद कर अपने मन में ही कहती है, आज आखिरी दिन है मेरा यहाँ और ये आखिरी बार है जब मैं आपके खुशबू को महसूस कर पा रही हूँ। इवान सर कैसे कहूँ मैं आपसे, मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। अपने मन में कहते हुए वो अपने आंखों को बंद ही रखी हुई थी। तभी इवान इबादत के पास आ कहता है, सबने अपना अपना परफॉर्मेंस मुझे सुना दिया था, तुम्हें छोड़कर तो जल्दी करो। इवान के इस बात को सुन जो प्रिपरेशन की थी इबादत उसके जगह कोई और गाना गाने लग जाती है। तुमको चुके भी चूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू चने लगी, दिल पे दीवानगी चगाए इस कदर, बंद आंखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है तो। जैसे ही इबादत ये गाना गलती है इवान का दिल धड़कने लगता है और वो इबादत को बस देखने लगता है। वही बाकी के लोग भी उसे ही देखे जा रहे थे और अपने मन में ही कहते हैं, इबादत ही जीतेगी ये कंपटीशन। सभी अपने मन में ये सोच रहे थे। वही इवान कहता है स्टॉप तो इबादत अपने गाने को रोक देती है। वही इवान फिर वहां से जाने लगता है तो इबादत अपने मन में ही कहती है, जब मुझे आपसे नफरत था तो आप मेरे करीब आते रहते थे और आज मुझे आपसे प्यार हो गया है तो आप मुझसे दूर जा रहे हैं।
अपने मन में वो ये सब कह रही थी वही इवान बाहर निकल एक शांत जगह पर जा बैठ गया और अपने मन में ही कहता है, जब जब तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करती थी तो मुझे गुस्सा आता था, पर आज मुझे अपने दिल में तुम्हारे लिए वो एहसास हुआ जो रूहानी के करीब होकर होता है। क्या मुझे तुमसे खुद में ही इतना कहने के बाद वो शांत हो जाता है और अपने सिर को पकड़ अपने आंखों को बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ पंखुली अपना प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी चिराग उसे देख उसके पास जा कहता है, तुम्हें इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं, तुम ही ये कंपटीशन जीतोगी। ये सुन पंखुली उसे हैरानी से देखती है। वही चिराग यहाँ से अपने बात को कहने के बाद चला जाता है तो पंखुली बस उसे देखते रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था, कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। कंपटीशन में सिर्फ 5 लोग बचे थे, नताशा, इबादत, पंखुली, नितिन, आकाश। इन 5 में सबसे पहले आकाश जाता है। वो मधुरिमा का टीम का था। उसने अपना गाना स्टार्ट कर दिया। आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी। किसी शायर का दिल बन के बरसती है बूंदे तुम पे, किसी शायर का दिल बन के बरसती है बूंदे तुम पे। नजारा उफ क्या होता है, गुजरती है जब जुल्फों से। धीरे धीरे आकाश का सॉन्ग खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हुआ सभी तालियां बजाने लगे। आकाश के बाद नताशा आई। स्टेज पर जाने के बाद वो अपना सॉन्ग स्टार्ट कर दी। मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहा चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती हैं बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। धीरे धीरे कर उसका भी सॉन्ग खत्म हो गया तो सभी तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद फिर पंखुली जा रही थी तो नताशा उसे घूरकर देखती है, पर पंखुली उसे इग्नोर करते हुए स्टेज पर चली जाती है। फिर अपने आंखों को बंद कर गाने को स्टार्ट का इसमें पूरे तरीके से डूब जाती है। वास्ते जान भी दूं, मैं गवाह ईमान भी दूं, किस्मत का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहो छोड़ दूं। जब पंखुली ये गाना गा रही थी तो चिराग को मन कर रहा था बस उसे अपने करीब रखे और तो और सिर्फ वो और पंखुली रहे और पंखुली बस उसके लिए ही गाना गाए। वही पंखुली ने जब चिराग को खुद के तरफ ऐसे देखता पाया तो उसे ही देख आगे का गाना गाने लग जाती है। तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं मैया। वास्ते जान भी दूं, मैं गवाह ईमान भी दूं, किस्मत का लिखा मोड़ दूं, तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में। कदम उठाओ जहां भी जाओ, तुझसे जाओ मिलने। धीरे धीरे कर उसका भी गाना खत्म होने लगा जैसे ही वो आखिरी लाइन गई। वास्ते जान भी दूं, मैं गवाह ईमान भी दूं, किस्मत का लिखा मोड़ दूं। जैसे ही गाना खत्म हुआ तालियां बजने लगा और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई कुछ देर तक यही माहौल चलता रहा। फिर जब जजेश तारीफ करने लगे तो सब शांत हो जाते हैं। फिर जजेश की तारीफ को सुनने के बाद वो चली जाती है। पंखुली के बाद नितिन स्टेज पर जाता है और अपना सॉन्ग शुरू कर देता है। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लून हासिल लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लून कुछ हसीन पल में चुन, तुझको मैं कर लून हासिल लगी है यही धुन। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लून हासिल लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लून कुछ हसीन पल में चुन। धीरे धीरे कर उसका गाना खत्म हो गया। फिर सभी उसके लिए तालियां बजाने लगे। फिर वो स्टेज से चला गया। उसके बाद आज का आखिरी परफॉर्मेंस होने वाला था, वो भी इबादत का। इबादत स्टेज पर जा अपना गाना स्टार्ट कर दी। तुमको चुके भी चूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू चने लगी, दिल पे दीवानगी चगाए इस कदर, बंद आंखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है तो। इबादत ने अपना गाना नहीं बदला था, वही गाना गा रही थी जो इवान को सुनाई थी। वही इबादत बस अपने आंखों को बंद कर गाए जा रही थी और कभी इवान को चेहरा तो नहीं देखी थी, पर फिर भी एक छवि अपने मन में बनाए जा रही थी। मोहब्बत भरी लम्हों की है हंसी कहानियां, मोहब्बत भरी लम्हों की है हंसी कहानियां। प्यार के लिए हाय हमको मिले जिंदगानियां। प्यार ही जिंदगी, प्यार ही है खुदा, यहीं चलते रहेंगे प्यार की राहों पर।
इबादत के हर एक गाने के लिरिक्स को इवान अपने लिए महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे इबादत का गाना खत्म होने लगा। कुछ ही वक्त में उसका गाना खत्म हो गया और वो शांत हो गई। तभी सब ऑडियंस चिल्लाने लगा, वन मोर वन मोर। कुछ वक्त के बाद माहौल शांत हो गया। फिर तीनों जजेस से इबादत का बहुत तारीफ हुआ। आज पहली बार इवान भी तारीफ किया, जिससे इबादत बहुत खुश थी। फिर इबादत जा बैठ गई। उसके बैठने के बाद एंकर आए और बोलने लगी, मुझे पता है पंछी कंटेस्टेंट बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, तो अब मैं भी देरी ना करते हुए बता दूं, जो फिफ्थ पोजीशन में है वो है नितिन। जब नितिन ने ये सुना तो उसका चेहरा उदासी से भर गया। ये तो सभी को पता था इबादत ही फर्स्ट आएगी। तभी एंकर फिर फोर्थ पोजीशन में है, उसका नाम लेती है। फोर्थ पोजीशन में आने वाली है नताशा। जब उसने अपना नाम फोर्थ पोजीशन में सुना तो नताशा अपने मन में ही कहती है, मैंने तुम्हारे लिए चिराग इतना कुछ किया और तुमने। इतना कहने के बाद अपने मन में वो अपने होंठ का मुट्ठी बना लेती है। वही एंकर अब थर्ड पोजीशन में जो है उसका नाम लेती है। थर्ड पोजीशन प्राप्त किए है वो है आकाश। ये सुन आकाश खुश था। उसे पता था इबादत और पंखुड़ी बहुत टफ कंपीटिटर है। वही एंकर थर्ड पोजीशन तक का नाम बताने के बाद कहती है, इबादत पंखुड़ी आप दोनों स्टेज पर आ जाए। ये सुन दोनों खड़ी हो स्टेज पर चली जाती है। फिर एंकर दोनों के बीच में खड़ी हो कहती है, जो फर्स्ट पोजीशन में आए है। इतना कहा सस्पेंस बढ़ाने के लिए वो रुक जाती है। वही पंखुड़ी को बहुत अच्छे से पता था जीतेगी तो उसको इबादत, जिसके लिए वो बहुत खुश थी। तभी एंकर सस्पेंस को ज्यादा क्रिएट ना करते हुए होंठ उठा देती है। वही इबादत बस मुस्कुराए जा रही थी। वही सभी हैरान थे। होंठ इबादत का नहीं बल्कि पंखुड़ी का उठाया गया था। यहाँ तक कि खुद पंखुड़ी भी हैरान थी। वो झट से अपना होंठ को छुड़ा नीचे कर कहती है, काउंट गलत हुआ होगा। मैं फर्स्ट नहीं आ सकती हूँ। मुझे पता है मैं अच्छी हूँ सिंगिंग में, पर मेरी इबादत बेस्ट है सिंगिंग में। आप लोग फिर से चेक करिए। इबादत देख तो सकती नहीं थी, इसलिए जब पंखुड़ी कहती है तब उसे पता चलता है। तभी इबादत मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कह रही है पाक, तुझे खुश होना चाहिए, बल्कि हम दोनों को खुश होना चाहिए। हम दोनों फर्स्ट और सेकंड आए हैं। इबादत के बात को सुन पंखुड़ी इबादत के पास आ कहती है, नहीं मैं खुश नहीं हूं, मुझे पता है कुछ गड़बड़ में, प्लीज आप लोग फिर चेक किए। तभी इवान खड़ा हो कहता है, मैं पंखुड़ी के बात से एग्री करता हूं। ये सुन चिराग झट से कहता है, तुम तो एग्री करोगे ही ना, इबादत को तुम्हारी टीम की है। चिराग के बातों को सुन इवान कहता है, भले इबादत मेरे टीम की है पर पंखु मेरी बहन है, और कौन भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन जीते, भले कोई भी टीम में हो वो। ये बात सभी को आज ही पता चला था। पंखुड़ी चिराग की बहन है। तभी चिराग कहता है, तुम्हारी अपनी बहन नहीं है बल्कि तुम्हारे भाई के असिस्टेंट की बेटी है, तो तुम इसे बस अपनी बहन की तरह मानते हो। ये सुन इवान उसका कोई जवाब देता इससे पहले ही पंखुड़ी कहती है, इवान भाई ने अपने भाई से भी बढ़कर मेरे लिए किया है, और मेरे इवान भाई कभी अपना पराया नहीं करते हैं। मेरे लिए मेरे इवान भाई मेरे अपने हैं। ये सुन चिराग गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध कहता है, ठीक है, कल तुम दोनों का लाइव परफॉर्मेंस होगा और जिसे भी लाइव ज्यादा वोट आएगा वही विजेता होगा। चैप्टर 164 अपनी बेटी का पता चलना। चिराग का ये बात सभी को सही लगता है। फिर ये कंपटीशन कल के लिए पोस्टपोन हो जाता है और सभी खड़े हो अभी के लिए जाने लगते हैं। कुछ ही वक्त में सभी जा चुके थे इबादत और पंखुड़ी को छोड़कर। तभी इबादत कहती है, ये सब क्या है पंखु, तू जीते या मैं जीतूं क्या फर्क पड़ता है, क्या हम दोनों अलग है। तभी पंखुड़ी उसे अपने गले से लगा कहती है, यार ये हम दोनों का फ्यूचर है, फिर मैं नहीं चाहती तेरे साथ कुछ गलत हो। इवान तो जा चुका था पर चिराग दोनों के बातों को दीवार के पीछे खड़ा हो सुन रहा था। दोनों के दोस्ती को देख चिराग अपने मन में कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया पंखुड़ी, पर तुम खुश होने के जगह अपनी दोस्त का सोच रही हो। मैं तुम जैसी लड़की आज तक नहीं देखा हूं। अपने मन में इतना कहने के बाद वो फिर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोबिन वो हॉस्पिटल जाता है। फिर इस हॉस्पिटल जाने के बाद जब उसे ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि सीरत का जन्म का टाइम वही है जो उसकी बेटी का था, तो वो जो सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए लाया था उसे दे इंतजार करने लग जाता है। रोबिन ने पैसे देकर काम करवाया था, इसी कारण रिपोर्ट आधे घंटे में ही उसे मिल जाता है। फिर जब वो रिपोर्ट देखत है और उसे कंफर्मेशन मिल जाता है कि वो उसकी ही बेटी है, तो उसके आंखों में आंसू भर जाता है और वो अपने मन में ही कहता है, कैसा बाप हूं मैं जो अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पाया।
अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने आंखों से आंसू पोंछ होंठ में पकड़े फाइल को बंद कर अपने सामने खड़े आदमी से कहता है, अगर कोई भी इस बच्ची के बारे में पूछने आए तो कह देना बहुत पुराना फाइल था, इसलिए कहीं खो गया है। इतना कहने के बाद वो उसे एक बिग अमाउंट का चेक दे देता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसके हॉस्पिटल से जाने के बाद एक यंग लड़का कॉल करता है तो जल्द ही दूसरे साइड का कॉल उठ जाता है। तभी एक कोल्ड आवाज सुन वो लड़का झट से कहता है, बॉस रॉबिन सर किसी को पैसे दिए और ये कहे हैं कि इस बच्ची का बात किसी को भी पता नहीं चलता चाहिए। इतना कहने के बाद अभी अभी यहाँ से गए हैं। आदमी के बात को सुन अक्ष एक गहरी सांस भर कहता है, मयंक जाओ जाकर उस आदमी से इंफॉर्मेशन निकलवाओ और जितने पैसे मांगे तुम उसे दे देना। ये सुन मयंक झट से यस बॉस कहता है तो अक्ष कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद अक्ष खुद में ही कहता है, मुझे पता है रॉबिन वो सीरत का ही फाइल होगा, पर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? क्यों सीरत के मॉम डैड का सच सामने नहीं आने देना चाहते हो? खुद में ये सब सवाल करते हुए वो परेशान था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में होलितल के बाहर आने के बाद रॉबिन कार के अंदर जा बैठ जाता है और स्टीयरिंग पर अपने सिर को रख रोने लगता है। इतने साल से अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था और आज मिली भी है तो वो कैसे उसके पास जाए जब उसे पता है वो उसके बॉस की होने वाली वाइफ है। रॉबिन रोते हुए ही कहता है, मैं कैसे बताऊं, मैं हूं तुम्हारा डैड, अगर बता दिया तो फिर अगर बॉस और तुम्हारा शादी नहीं हुआ तो क्या कि मैं बॉस का सिर्फ असिस्टेंट हूं? क्या वो अपने असिस्टेंट की बेटी से शादी करना चाहेंगे? खुद में ये सान कहते हुए रॉबिन बहुत परेशान था। वो फिर अपने चेहरे को उठा अपने आंसू पोंछ कार स्टार्ट कर वहां से निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के पास एक कॉपी था तो जब उससे मयंक ने पैसे का लालच दिया तो आखिर में वो दे दिया। तो बिना कुछ रिपोर्ट पढ़े मयंक फोटो क्लिक कर अक्ष को सेंड कर देता है और उस पेपर को रख अपने फोन से फोटो डिलीट कर लेता है क्योंकि उसके बॉस का प्राइवेसी को वो कभी देख नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब अक्ष के पास मयंक का भेजा गया फोटो गया तो अक्ष उसे डाउनलोड कर उसे देखने लगा। जब एक डॉक्यूमेंट में रॉबिन के बच्चे मिसिंग का और दूसरे में रॉबिन का डीएनए मैच होता देख अक्ष एक पल के लिए हैरान हो जाता है। फिर अपने फोन को साइड रख खुद में ही कहता है, रॉबिन तुम ये बात छिपाना क्यों चाहते हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो वो आज तुम्हारे पास है। अपने आप में इतना कहने के बाद वो एक गहरी सांस भर लेती है। फिर नकुल के पास जाता है, नकुल के पास जाने लगता है। फिर उसके रूम के पास दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही दरवाजा नॉक होने का आवाज आता है नकुल का वो रूहानी का कॉल कट कर दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल देता है। सामने अक्ष को देख कहता है, भैया आप क्या अभी निकालना है उसे पकड़ने के लिए? चैप्टर 165 इवान का गुस्सा और जलन। ये सुन अक्ष झट से कहता है, नहीं वो मुझे वापस इंडिया जाना होगा, उसे बाद में देख लेंगे, अभी इंडिया चलो, वैसे भी इंगेजमेंट है। मैंने सोचा था 2 दिन में पकड़ना उससे आसान होगा पर टाइम लग रहा है, वैसे भी हमारे आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं, वो भाग कर कहीं नहीं जा सकता है। ये सुन नकुल कह देता है, ओके भैया मैं सामान पैक करता हूँ। ये सुन अक्ष भी चला जाता है अपना सामान पैक करने में लिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रॉबिन बहुत परेशान था। वो एक शांत जगह पर जा अपने कार को रोक देता है और बस सोचने लगता है वो अपनी वाइफ को ये बात बताए कि नहीं। धीरे धीरे फिर वक्त बीतने लगता है। वही अक्ष और नकुल प्राइवेट जेट में जा बैठ जाता है और आज का दिन धीरे धीरे पार होने लगता है। रात का वक्त हो चुका था जब रायचंद मेंशन में सभी को पता चला कल तक अक्ष और नकुल पहुंच जाएंगे। तो ये सुन परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि सभी को लगा था परसों शायद ही एंगेजमेंट हो पाएगा, पर अक्ष नकुल के कल के आने का बात सुन सभी कॉन्फिर हो गए। एंगेजमेंट जिस डेट में है उसी डेट में होगा। सभी रात का डिनर करने के बाद अपने अपने रूम चले जाते हैं। कल से एंगेजमेंट के तैयारी में जो लगना था वही सीरत अपने रूम जाने के बाद विंडो के पास खड़ी हो बस चंद की देख मुस्कुराए जा रही थी। फिर अचानक से उसके होंठों पर उदासी छा जाता है और वो अपने उदासी से भरे आवाज में कहती है, काश हमारे एंगेजमेंट से पहले मुझे मेरे मम्मा डैडी मिल जाए। इतना कहने के बाद वो अपने विंडो को बंद कर बेड के पास जा लाइट ऑफ कर बेड में जा लेट जाती है और सोने का कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इबादत रात के वक्त अकेले बाहर ग्राउंड में बैठी होती है। वहीं पंखुड़ी टेरेस पर दीवार से सट बैठी होती है। जब से पंखुड़ी और इबादत के बीच वो बात आया था तब से ही दोनों बात करना बंद कर दी थी।
तभी पंखुली को हर जगह ढूंढते हुए चिराग जब बाहर गया तो देखा इबादत अंधेरे में बैठी हुई है। उसे देख चिराग वहां से जाने को था, पर रात का वक्त था, यहाँ ऐसे बैठना सही नहीं होता। ये सोच चिराग उसके पास जाते हुए अपने मन में कहता है, मैं कब से किसी का फिक्र और क्यों करने लगा हूँ पंखुली, सब तुम्हारी गलती है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो इबादत के पास गया हो था। वही पैरों का आवाज सुन इबादत बिना सोचे समझे बस कहने लगी, क्यों इवान सर, क्यों आपने पानखू का साइड लिया? मुझे अपनी जीत से ज्यादा खुशी मेरी पानखू के जीत में मिलता है। प्लीज आप ये कंपटीशन रुकवा दीजिए, मैं कोई और कंपटीशन नहीं चाहती हूँ। इबादत बोले जा रही थी तभी चिराग कहता है, मैं हूँ इवान नहीं। चिराग के आवाज को सुन इबादत झट से खड़ी हो जाती है और वो खड़ी हो हल्की पीछे होती है तो किसी चीज से जा उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरने को होती है। तभी चिराग उसके होंठ को पकड़ उसे अपने तरफ खींच उसे गिरने से बचा लेता है। तभी पंखुली, जिसे ये बात पता था, को ग्राउंड में ही इबादत है। जब वो चिराग और इबादत को एक साथ, वो भी इबादत को चिराग के बाहों में देखती है तो मुड़ जाने को होती है। तभी चिराग और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी चिराग कहता है, मैं कोई भूत नहीं हूं जो तुम मुझसे डर गई, अभी तुम्हारा पैर मुड़ जाता तो। चिराग के बातों को सुन पंखुली रुक जाती है और सुनने लगती है। तभी चिराग कहता है, और हाँ, इतनी रात को ऐसे ग्राउंड में मत रहो, अब अपने रूम जाओ। चिराग के डांट को सुन इबादत अपने चेहरे को झुकाए कहती है, यस सर। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। वही पंखुली के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, फिर वो पेड़ के पीछे जा खड़ी हो जाती है। वही इबादत वहां से चली जाती है। इबादत के जाने के बाद चिराग अपने गुस्से से भरे आवाज में कहता है, ये पंखुली कहाँ चली गई है? अपना नाम सुन पंखुली अपने मन में ही कहती है, चिराग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? खुद से ये सवाल कर उसके पास जाने का सोचती है पर रुक जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है तो चिराग के पास जा कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? पंखुली का आवाज सुन चिराग मुड़ पंखुली की तरफ देखता है और उससे सवाल करता है, क्या किया मैंने? चिराग के सवाल पर पंखुली कहती है, आपने क्यों वोट चेंज किया? आपको पता था ना मेरी इबादत जीती है कंपटीशन। पंखुली के बातों को सुन चिराग उसके करीब जा उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच कहता है, क्योंकि मैं चाहता था तुम जीतो। ये सुन पंखुली कहती है, आपको मुझसे जो चाहिए था वो मिल गया है ना, फिर क्या आप चाहते हो कि मैं जीतूं? पंखुली के सवाल को सुन उसे अपने और करीब कर उसके कमर पर अपने होंठ को रख चिराग कहता है, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकूं। जो ये कंपटीशन जीतेगा उसे ये अपॉर्चुनिटी मिलता कि वो अपने टीम जज के साथ एक गाल तक काम कर सकती है, और मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ काम करो ताकि मैं तुम्हें अपने करीब रख सकूं। चिराग के बातों को सुन पंखुली अपने चेहरे को झुका कहती है, ओह, आपका मन नहीं भरा है ना मेरे साथ? वो सब करके तो ठोक है, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी आपके साथ काम करने पर। प्लीज मेरी इबादत के साथ ऐसा मत करिए। सिंगिंग उसकी पूरी दुनिया है और मैं उससे उसकी दुनिया नहीं छीन सकती हूँ। पंखुली के बातों को सुन चिराग को पता नहीं गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी वो कहता है, अगर तुम खुद मेरे पास रहने को तैयार हो तो ठीक है, इस बार फेयर कंपटीशन होगा। पर पंखुली, तुम इबादत से बिल्कुल भी कम नहीं हो, बस सिल्ली मिस्टेक करती हो जो इबादत कभी नहीं करती है। इतने कहने के बाद उसे खुद से दूर कर कहता है, अब सोने चली जाओ, अब तक तुम्हारा पीरियड खत्म नहीं हुआ है। इतने आसानी से चिराग ये कह दिया तो पंखुली का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो अपने मन में ही कहती है, कितना अजीब इंसान है, कैसे किसी लड़की से उसके पीरियड्स का बात बोल सकता है। अपने मन में इतना कहने के बाद पंखुली अपने दांत को पीस जाने लग जाती है। वही इवान इबादत को अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है तो इबादत चिढ़कर कहती है, क्या कर रहे हैं आप ये सब? अगर कोई देख लेता तो? इबादत के सवाल को सुन इवान उसके बेहद करीब जा कहता है, अभी कुछ देर पहले जब चिराग की बाहों में तुम थी तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि कोई तुम दोनों को एक साथ इतने करीब रहता देख लेता तो? फ्लैशबैक। इवान अपने रूम के बालकनी के पास खड़ा हो चांद का रोशनी पड़ती इबादत को ही गार्डन में बैठा देखे जा रहा था। तभी चिराग उसके पास गया और जैसे ही वो बोलना शुरू की तो चिराग को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर वो बस देखे जा रहा था। तभी चिराग कुछ बोला तो वो झट से खड़ी होती है, फिर चिराग उसे अपने बाहों में भर लेता है। इवान ने बस यही देखा, पंखुली को आते हुए भी नहीं देखा था और बस गुस्से में वो मूड अपने रूम से बाहर जाने लग गया था। फ्लैशबैक एंड
ईवान के बातों को सुन इबादत झट से कहती है मेरा पैर फिसल गया था तो चिराग सर ने बस मुझे गिरने से बचा लिया। इबादत के बातों को सुन ईवान उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख कहता है वो ऐसा इंसान नहीं जो हेल्प कर। समझ आया तुम्हें, तुम उसे जानती नहीं हो, उससे हीलो करना नहीं आता है बल्कि सभी लड़कियों का बस इस्तेमाल करना आता है, तो तुम उससे दूर रहोगी। गोट इट। ईवान के बातों को सुन उसके होंठ को अपने चेहरे से हटा इबादत सवाल करती है वो मेरा हेल्प करे या इस्तेमाल, आपको फर्क क्यों पड़ रहा है। इबादत अपने सवाल के जरिए ईवान का फीलिंग्स को जानना चाहती थी। जब इबादत ने ये सवाल किया तो ईवान उसके चेहरे को देखा, फिर उसके गुलाब के पंखुड़ियों की तरह खूबसूरत होंठ को देखने के बाद उसके होंठ को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहता है तुम बहुत मासूम हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे मासूमियत का कोई फायदा उठाए। ईवान के बातों को सुन अंगूठे को अपने होंठों से हटा कहती है तब तो मेरा फायदा सिर्फ आप उठाते हो, जब देखो मेरे करीब आ जाते हो, मुझे छू लेते हो, मुझे किस कर लेते हो और गलत। चिराग सर को टहरा ये कह रहे हैं कि वो मेरे मासूमियत का फायदा उठा लेंगे। अपने बात को कहने के बाद उसे अपने आप से दूर कर मुड़ जाती है और दरवाजा खोलने ही वाली होती है तभी इवान उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच कहता है तुम्हें जो समझना समझ सकती हो, पर अगर वो या कोई और तुम्हारे करीब गया तो मैं सच में कुछ भी कर जाऊंगा तुम्हारे साथ, पर क्यों वो मुझे भी नहीं पता। इतना कहने के बाद उसके होंठ को छोड़ कहता है जा सकती हो। ये सुन इबादत हैरान थी, वो फिर गुस्से में ईवान के रूम से बाहर निकल अपने रूम जाने लग जाती है। फिर जैसे ही अपने रूम के अंदर जाती है तो पंखुड़ी जो अपने बेड पर बैठी थी इबादत को आता देख उसके पास जा उसे गले से लगा कहती है प्लीज नाराज मत ना रह, तुझे पता है ना तेरा नाराज रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पंखुड़ी के बात को सुन इबादत भी उसके पीठ पर होंठ रख कहती है मुझे भी, पर तू ऐसा करती ही क्यों है। इतना कहने के बाद इबादत उससे दूर हो जाती है तभी पंखुड़ी उसके होंठ को पकड़ बेड के पास ले जा खुद भी बैठ उसे भी बैठने का बोल उसे समझाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आरजू रात के वक्त सुनसान रास्ते पर चले जा रही थी तभी साइड खड़े कुछ छिछोरे लड़के आरजू को अकेले जाता देख उसके पास जाने लगे। उन लड़कों को अपने पास आता देख आरजू अपने कदम को तेज कर देता है पर लड़के दौड़ते हुए उसके पास जा उसे घेर लेते हैं तो आरजू उन सभी के तरफ देख अपने पैर पीछे करने लगती है तो एक छिछोरे लड़के के सीने से जा टकराती है तभी जो कहता है जाने मन लगता है बहुत जल्दी है तुझे। चैप्टर 166 चाकू लगना। ये सुन आरजू झट से उससे दूर हो अपने चारों तरफ देखने लगती है। सभी लड़के उसे घेर चुके थे, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब करे तो करे क्या। तभी एक लड़का उसके करीब जाने लगता है। आरजू अपने पास से पेपर स्प्रे निकल जैसे ही वो लड़का उसके करीब आता है उसके आंखों में पेपर स्प्रे चलाने लगती है तो वो लड़का लहरने की वजह से चिल्लाने लगता है। तभी पीछे मौजूद लड़का आरजू को पीछे से पकड़ता है तो आरजू अपने आप को छोड़ने का कोशिश करने लगती है। तभी एक लड़का जिसके मुंह पर स्प्रे की थी उससे पानी देता है तो अपने चेहरे पर पानी छोड़ने के बाद आरजू के पास जा उसके चेहरे पर एक चांटा खींचकर लगता है। आरजू के गोरे चेहरे पर उसके होंठ का निशान पड़ चुका था तभी वो लड़का उसे थप्पड़ मारने के बाद उसके बाजू में होंठ रख कहता है यहाँ हम सब मिलकर तुम्हें प्यार देना चाहते हैं और तुम ये स्प्रे छिड़क रही हो, सोचा था तुम्हें अच्छे जगह ले जाकर मजा करूंगा पर अब जो करना है यही करूंगा। गुंडों का बात सुन आरजू हैरान हो जाती है साथ ही बहुत डर भी जाती है। तभी एक लड़का उसके कंधे पर अपने होंठ को रखता है तो वो उसके होंठ को हटाने का कोशिश करती है तभी दूसरा लड़का उसके दोनों होंठ को पकड़ लेता है तो आरजू चिल्लाने लगती है छोड़ो मुझे, छोड़ो कोई है प्लीज बचाओ। आरजू चिल्लाए जा रही थी वहीं एक लड़का उसके कंधे से उसके टी शर्ट को सरकाए जा रहा था तभी रफ्तार से आता कार वहां आ रुक जाता और अपने कार का लाइट उस तरफ पड़ता है तो सभी उस कार के तरफ देखने लगता है तो उस गैंग में एक आदमी अपने होंठ में चाकू ले उस कार के पास जाता है। फिर कार के शीशे के पास जा नॉक करता है तो कार के अंदर बैठा आदमी कार का शीशा नीचे करता तभी उससे आरजू का आवाज सुनाई देता है प्लीज हेल्प करो आरजू। इतना कहनी होती है तभी वहां ग्रुप में खड़े उनमें से एक लड़का आरजू के होंठों पर अपने होंठ रख उसके होंठों को बंद कर देता है। वही कार के पास खड़ा गुंडा चाकू दिखा कहता है यहां से निकल ले नहीं तो बहुत बुरा होगा।
ये सुनने के बाद वो अपने कार को स्टार्ट कर अपने वर को पीछे करता है तो उससे लड़का डर कर वो जा रहा है तो वो अपने गैंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो कार जो पीछे जा रहा था वो तेजी के साथ आगे बढ़ा आदमी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और उस गैंग के लोगों के पास बढ़ता है तो सभी साइड हो जाते हैं आरजू को छोड़कर। तभी कार आरजू के करीब जा रुक जाता है। फिर उससे हैंडसम सा लड़का बाहर निकल आरजू के तरफ जाने लगता है। वही आरजू आपके नजरों को उठा उस तरफ देखती है। अपने सामने सिद्धार्थ को देख उसके पास जा उसके सीने से ले रोने लगती है। आरजू का हालत देख सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से कठोर हो जाता है। तभी कार के दूसरे साइड से अनुज बाहर आने लगता है। वही वो गुंडे उसे मारने के लिए आते हैं तो अनुज वहां उन गुंडों को मारते हुए सिद्धार्थ और आरजू से दूर रखता है। तब तक सिद्धार्थ आरजू को अपने बाहों में उठा कार के पास जा उसे कार के अंदर जा बैठा देता है। फिर उसके कपड़े जो उन गुंडों ने नीचे कर दिया था उसे ऊपर करते हुए प्यार से ही कहता है, रोना बंद करो। मेरे रहते तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। अपने बात को कहने के बाद कार बंद कर सिद्धार्थ उन गुंडों के तरफ जाने लगा। वही आरजू रोते हुए बस जाता देखने लगती है। वही सिद्धार्थ अनुज का साथ देने लगता है उन गुंडों को मारने में। वही जिस गुंडे को सिद्धार्थ अपने कार से कुचला था वो जख्मी गुंडा मुश्किल से खड़ा हो अपने चाकू को उठा कार के पास जाने लगा तो आरजू उससे आता देख कार को लॉक कर देती है और कार शीशा ऊपर कर देती है। तो वो गुंडा उसे हंसते हुए देखता है और चाकू सिद्धार्थ की तरफ फेंक देता है तो आरजू चिल्ला पड़ती है सिद्धार्थ का नाम पर कार में शीशा लगा होने के कारण सिद्धार्थ को आवाज नहीं जाता। वही वो चाकू उसके शरीर में जा लगता है तो सिद्धार्थ रुक जाता और पीछे मुड़ देखता है। वही अनुज जब देखता है सिद्धार्थ को चाकू लग गया है तो वो रुक जाता है। तभी गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वही सिद्धार्थ के पास भी उसे आ पकड़ने वाले होते तो आरजू सिद्धार्थ को देखते हुए कार से उतरने वाली होती है पर सिद्धार्थ अपने चेहरे को नामे हिलाते हुए अपने होंठ को पीछे कर चाकू निकल जो उसके पास आ रहा था उसके शरीर में घूंप निकल देता है और जो बाकी लोग आ रहे थे तो उन सबके पैर रुक जाते हैं। वही अनुज भी फिर अपने आप को छुरा मारने लगता है तो वो गुंडा जो चली चलाया था वो वहां से भागने लगता है। वही बाकी के गुंडे भी जिसके शरीर में चाकू लगा थे उसे पकड़ भागने लगते हैं। तभी अनुज सिद्धार्थ के पास आ उसे पकड़ लेता है। वही आरजू भी कार से बाहर निकल सिद्धार्थ के पास जा उसके पीठ पर जहां चोट लगा था वहां होंठ रख रोते हुए सिद्धार्थ की तरफ देख कहती है, सॉरी सब मेरे कारण हुआ है। तभी सिद्धार्थ उसके गले से लग अपने चेहरे को उसके कंधे पर रख कहता है, नहीं रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना अगर तुम रोई तो जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जा किसी और लड़की के साथ वो सब करूंगा। इस हालत में भी सिद्धार्थ को ये सब कहते हुए सुन आरजू कुछ कहती इससे पहले अनुज कहता है, पहले बैंडेज करवा ले। ये सुन सिद्धार्थ बस आरजू से दूर हो जाता है। फिर अनुज और आरजू दोनों मिल उसे कार तक ले जाते हैं। फिर उसे कार के अंदर बैठा आरजू उसके साथ ही बैठ जाती है और उसे कोट को निकाल उसके शर्ट के बटन को खोलने लगती है। वही अनुज कार स्टार्ट कर चुका होता है। तभी उसे ऐसा करता देख सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए दर्द के कारण थोड़ा करहाते हुए कहता है, तुम मेरे शर्ट के बटन को क्यों खोल रही हो? इस हालत में तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू सिद्धार्थ को कठोरता से देखते हुए उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए कहती है, अनुज आगे से फास्टेस्ट बॉक्स दीजिए ना, जब तक हॉस्पिटल आता है मैं इनके ब्लड को बहने से रोकने का कोशिश करती हूँ। ये सुन अनुज झट से फास्टेस्ट बोझ निकाल पीछे बढ़ा देता है तो आरजू उसे ले सिद्धार्थ के शर्ट को उसके जिस्म से निकाल उसे अपने बाहों में भर लेते वही सिद्धार्थ भी उसके बाहों में समा अपने सिर को उसके कंधे पर रख देता है। इस वक्त सिद्धार्थ को आरजू के बाहों में रह बहुत सुकून मिल रहा था। वही आरजू बहुत सारा कॉटन ले उसके ब्लड को साफ करते हुए बहने से रोकने का कोशिश करने लगी थी। ऐसे ही रास्ता पार होने लगता है और हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद अनुज कार को हॉस्पिटल के पास रोक कार से बाहर निकाल पीछे जा सिद्धार्थ के बाहर निकलने में हेल्प कर देता है। फिर आरजू भी कार से बाहर निकल जाती है। फिर तीनों हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। वो हॉस्पिटल अनुज का हो था इसलिए जैसे वो अंदर सिद्धार्थ को लेकर आता है कोई फॉर्मेलिटी ना हो, सीधा हॉस्पिटल वार्ड रूम में लिसा उसका मलहम पट्टी करना शुरू कर देता है। फिर उसे अच्छे से चेक करने लगता है। तभी सिद्धार्थ कहता है, बस चाकू ही लगा है वो बीच शोल्डर के किनारे में, तो सब ठीक है, अब इतना भी चेक मत करो को मुझे ऐसा फील हो जैसे मैं मरने वाला हूँ। सिद्धार्थ के बातों को सुन आखिर में वो रुक जाता है। फिर सिद्धार्थ खड़ा हो जाता है तो अनुज सवाल करता है, तू कहाँ जा रहा?
अनुज के सवाल को सुन जिस तरफ चोट नहीं लगा था उस तरफ के होंठ को आरजू के पास जा उसके शोल्डर पर रख कहता है घर। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ आपके चेहरे को अनुज की तरफ कर अपने आंख को मार देता है तो अनुज को समझ आ गया था वो आपका सेवा सिर्फ आरजू से करवाना चाहता है। तभी आरजू कहती है मुझे एनजीओ जाना है तो मैं यहाँ से कैब ले चली जाती हूँ, प्लीज आप अपना होंठ मेरे कंधे से हटाए। इतना कहने के बाद उसके होंठ को अपने कंधे से ना हटाता पा खुद ही हटाने लगती है। तभी सिद्धार्थ कहता है कितनी हार्टलेस लड़की हो तुम, मैंने तुम्हारे जान के बचाने के लिए चली खाया है और तुम मुझे इस हाल में छोड़कर जाने की बात कर रही हो। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू कहती है आपको श्रेया है घर में आपका ख्याल रखने के लिए, तो आपको मेरी क्या जरूरत और मेरे जैसी कैरेक्टरलेस यूजलेस लड़की से आप क्यों ही सेवा करवाएगा। श्रेया आपके लिए परफेक्ट है तो आप आराम से श्रेया से सेवा करवाए। बाकी आज आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू, इसके बदले अगर आप चाहो तो आपके साथ रात गुजार लूंगी। आपको तो यही चाहिए होगा मुझसे। ओह सॉरी, आपको मुझसे ये भी नहीं चाहिए होगा तो फिर क्या चाहिए आपको, बोलिए। आरजू की बातों को सुन सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से कठोर हो गया था। वही अनुज रूम से जाने में ही भलाई समझ वहां उन दोनों को अकेला छोड़ निकल जाता है। तो सिद्धार्थ अनुज के जाने के बाद आरजू को अपने करीब कर कहता है ठीक है, आज जो किया उसके बदले मुझे एक रात चाहिए तो चलो मेरे साथ। ये सुन आरजू उसे गुस्से में देखी। वही सिद्धार्थ को गुस्सा बहुत आ रहा था पर फिर भी अपने आप को अभी शांत रख उसे अपने साथ ले जाने लगा। वही आरजू भी आखिर में उसके साथ चलने लगती है तो जैसे दरवाजा खुलता है अनुज बाहर ही खड़ा नजर आता है। दोनों को साथ आता देख वो मुस्कुरा देता पर सिद्धार्थ उसे इग्नोर कर जाने लगता तो अनुज अपने मन में ही कहता है कैसा दोस्त है। इतना कहने के बाद अपना मुंह बना लेता है। वही सिद्धार्थ उसे अपने साथ कार के पास ले जा खुद सीट में जा बैठ कहता है कार ड्राइव करना आता है ना। ये सुन आरजू कोई जवाब न दे ड्राइविंग सीट पर जा कार का दरवाजा खोल कार स्टार्ट कर देती है फिर ड्राइव करने लगती है। वही सिद्धार्थ बस आरजू को देखे जा रहा था तभी आरजू का फोन बजता है तो आरजू जिसका पर्स पीछे रखा था वो कार का ब्रेक लगा अपने सीट बेल्ट को खोल पीछे हो अपना पर्स निकलने लगती है। चैप्टर 167 इंतजार हुआ खत्म। वही सिद्धार्थ सोचने लगता है आखिर इतने रात को कौन कॉल किया होगा आरजू को। वही आरजू आगे अपने पर्स से फोन निकाल कॉल उठा लेती है। तब्बू कॉल के दूसरे तरफ का आवाज सुन कहती है मैडम मैं आपको ही कॉल करने वाले थी, मैं आज अपने एनिमल फॉर्म में ही रुक गई हूं तो मैं आज नहीं आऊंगी, आप दरवाजा बंद कर दीजिए। ये सुन मैडम ठीक है बोल देती है और आरजू को अपना ख्याल रखने का कह कॉल कट कर देती है। तो फिर आरजू अपने फोन को वापस से पर्स में रख कार स्टार्ट कर देती है। वही सिद्धार्थ बस उसे देखने ही लग जाता है। वही फोन कट करने के बाद वापस से आरजू कार स्टार्ट कर देती है। कुछ वक्त के बाद कार सिद्धार्थ के मेंशन के अंदर जा रुक जाता है। कर रुकने के बाद गार्ड कार का दरवाजा खोल देता है तो सिद्धार्थ कार से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो आरजू के बहत आने का इंतजार करता है तो आरजू भी गुस्से में बहत निकल सिद्धार्थ के पास जा कहती है रुके क्यों हो, चलो या मैं तुम्हें अपने गोद में उठा लूं। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है उठा लो अपने गोद में। सिद्धार्थ के बातों को सुन अफसोस से अपने चेहरे को हिला गुस्से में आरजू आगे बढ़ने लगती है तो सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। कुछ ही वक्त में दोनों मेंशन के अंदर आ जाते हैं तभी किसी को ना देख आरजू सवाल करती है आपकी श्रेया नजर नहीं आ रही है। आरजू के सवाल को सुन सिद्धार्थ कहता है उसका खुद का घर है। ये सुन आरजू सिद्धार्थ की तरफ देखती है। वही सिद्धार्थ जा सोफे पर बैठ जाती है तभी आरजू उसके सामने खड़ी हो कहता है मुझे बहुत नींद आ रहा है, कहाँ सोऊं मैं। ये सुन सिद्धार्थ अपने होंठ को आगे बढ़ा अपने बाहों में खींच लिया तो उसका शरीर जैसे ही उसके शरीर को छुआ सिद्धार्थ को दर्द तो बहुत दिया पर फिर भी आरजू को अपने बाहों में भर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वही आरजू एक पल के लिए उसे हैरान से देखी पर फिर उससे दूर होने को थी पर तभी सिद्धार्थ उसे अपने बाहों में जकड़ कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा तुम्हारे छटपटाने से, प्लीज शांत बैठ रहो। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू शांत हो गई फिर बोल पड़ी ये क्या है, मुझे छोड़िए सोना है मुझे और कल से जॉब पर भी जाना है, मुझे तो मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है जो मैं आपके साथ बर्बाद करूं। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ अपने जेब से मुश्किल से चैन निकाल आरजू के गले में पहनाते हुए कहता है नहीं करूंगा टाइम वेस्ट तुम्हारा, बस तुम्हारे चीज को लौटना था।
इतना कहते हुए सिद्धार्थ उसे पहना दिया तो आरजू अपने लॉकेट को देख सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देखने लगती है। तभी सिद्धार्थ उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख कहता है, तुम कुछ भी करो पर रोया मत करो, तुम्हें रोता देख बहुत गुस्सा आता है मुझे। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू एक फीकी मुस्कान के साथ उसे देख कहती है, आपने आज मेरा जान बचाया तो आपको क्या लगता है कि मैं आपके जाल में फिर फंस जाऊंगी और आपके पास आ जाऊंगी ताकि आप फिर मुझे अपनी नौकरानी की तरह ट्रीट करो और मेरे ऊपर कैरेक्टर लेस लड़की होने का इल्जाम लगाओ तो आप भूल जाओ। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ उसके कमर को पकड़ अपने करीब कर कहता है, कोई जाल नहीं बिछा रहा तुम्हारे लिए, पर तुम्हारा ये रात मेरा है तो मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूं मेरा मन। इतना कहने के बाद उसे अपने बाहों में लिए ही खड़ा हो गया तो आरजू झट से कहती है, तुम्हें दर्द होना। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ अपने मन में ही कहता है, जितना दर्द मैंने दिया है तुम्हें उसके सामने ये कुछ भी नहीं। अपने मन में इतना कहने के बाद वो उसे रूम के अंदर ले जाने लगता है, साथ ही उसके आंखों को बस देखता ही जा रहा था तभी रूम आ जाता है और वो उसे रूम के अंदर ले जा उसे बेड पर रख उसके बेहद करीब जा कहता है, डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, बस मैं सोना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो भी ऊपर चढ़ उसके बेहद करीब जा अपने आंखों को बंद कर लेता है। जब से आरजू गई है उसके लाइफ से दूर तब से उसका नींद सुकून सब गायब हो गया था। धीरे धीरे ये रात बीतने का सिद्धार्थ तो गहरी नींद में सो चुका था पर आरजू का नींद सिद्धार्थ के बेहद करीब होने से गायब हो चुका था। चैप्टर 168 सवाल करना। सुबह का वक्त हो गया, सिद्धार्थ का नींद खुला तो देखा आरजू उसके साथ नहीं है। तभी वो उठकर बैठ जाता है। तभी टेबल पर कॉफी और एक चिट दिखता है तो वो चिट उठा पड़ता है, रात पार हो गया तो मैं चली गई और हाँ जाने से पहले नाश्ता बना टेबल कार रख दी हूँ, कर ये तुम्हारा ब्लैक कॉफी बाय, अब दोबारा मुझे कभी मत दिखाना आप। आरजू का ये मैसेज पढ़ने का बाद बेचारा का चेहरा हो उतर गया था। वो फिर अपने ब्लैक कॉफी को उठा कॉफी के सिप पीते हुए कहता है, तुम्हारे सामने तो मैं आता रहूंगा बेबी। इतना कहने के बाद वो बस कॉफी पीने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से मुंबई प्राइवेट जेट लैंड हुआ। प्राइवेट जेट जैसे ही लैंड हुआ उससे नकुल और मोक्ष दोनों ही बाहर निकल गए, फिर साथ कार के पास जाने लग जाए हैं। एयरपोर्ट के बाहर गया तो देखा सीरत, रूहानी और धीर तीनों ही बाहर खड़ा हो इंतजार कर रहा है। तो दोनों तीनों के पास जाते हैं। फिर नकुल कहता है, रूहानी कितनी बार कहा है तुम्हें ऐसे धूप में खड़ा मत कहा करो, जाओ कार के अंदर जाकर बैठो। नकुल के बातों को सुन चिढ़ते हुए रूहानी कहती है, तुम्हें लेना आना ही बेकार है, कभी भी कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल करना चाहूं तुम गुस्सा ही होते हो। अपने बात को कहने ने बास वो कार के अंदर जा बैठ जाती है। वही सीरत अक्ष की तरफ देखती है तो बस वो अपने आंख के पलकों को झपका देता है। फिर सीरत रूहानी कार के पीछे वाले सीट में जा बैठ जाती है, धीर ड्राइविंग सीट पर और अक्ष पीछे सीट पर जा बैठने वाला था पर नकुल अक्ष का होंठ पकड़ता है जिससे अक्ष समझ जाता नकुल क्या चाहता है, तो फिर वो आगे जा बैठ जाता। वही नकुल रूहानी की तरफ जा कार डोर खोल कहता है, शिफ्ट हो। वो ये सुन रूहानी अपना मुंह बना उसे देखती है, फिर खिसक जाती है तो नकुल कार के अंदर जा बैठ जाता है। सभी के बैठने के बाद धीर कार स्टार्ट कर देता है। वही रूहानी बार बार अपने गर्दन को खुजलाए जा रही थी तो नकुल उसके होंठ को पकड़ उसके होंठ को नीचे कर उसके बालों को उसके गर्दन से साइड करने लगता है। वही सीरत बस दोनों को देखे जा रही थी। तभी नकुल को उसके पूरे गर्दन पर लाल रेसेस नजर आता है तो गुस्से में आ जाता है और अपने कठोर आवाज में कहता है, हो गया ना तुम्हें रिसेस, मेरा गुस्सा करना तुम्हें बुरा लगता है पर अपने लापरवाही को देखी हो, ठीक है तुम यहाँ आए धूप में भी रही पर डॉक्टर ने जो तुम्हें सनस्क्रीन दिया था उसे अप्लाई की थी। रूहान अपने चेहरे को बस उदासी से झुका लेती है। तभी अक्ष कहता है, रूहान तुम्हें पता है तुम्हें धूप से रिसेस हो जाता है तो तुम्हें सनक्रीम अप्लाई कर लेना चाहिए था। अक्ष के बात को सुन रूहानी उदासी से कहती है, सॉरी भैया। तो अक्ष धीर से कहता है, कर फास्ट चलाओ, जो सनस्क्रीन डॉक्टर ने दिया है वो कहीं मिलता भी नहीं। ये सुन धीर हाँ कह कार को फास्ट चलाने लगता है। वही नकुल रूहानी का होंठ पकड़ लिया ताकि वो बार बार खुजलाए ना, तो फिर रूहानी अपने रुहासा चेहरे से नकुल को देखते हुए कहती है, मेरा होंठ छोड़ो ना। नकुल को बहुत अच्छे से पता था रूहानी क्यों उसे होंठ छोड़ने बोल रही, पर नकुल उसके होंठ को एक होंठ से पकड़े ही रख उसके बाल को साइड कर अपने होंठ से रह करने लगा ताकि रूहानी को अच्छा लगे। वही सीरार बस नकुल का प्यार रूहानी के लिए महसूस किए जा रही थी। तभी रूहानी कहती है, ये ठीक हो जाएगा, हमने एंगेजमेंट के लिए ड्रेस और रिंग लिया ही नहीं है, हमें वो लेने चलना चाहिए।
रूहान के बातों को सुन नकुल घूरकर उसे अपने खा जाने वाले नजर से देखा तो वो शांत हो गई। तभी अक्ष कहता है, तुम टेंशन मत लो डिजाइनर, तुम सबके लिए ड्रेस ले शाम तक आ जाएगी और रिंग में ले चुका हूँ। ये सुन रूहानी को सुकून मिला। वही एंगेजमेंट का बात याद आते ही सीरत के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही दूसरी तरफ आरजू अपने रूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन का आवाज आया तो वो अपना फोन उठा, व्हाट्सएप मैसेज को खोल देखी। एक वीडियो था। वीडियो को डाउनलोड कर उसके वीडियो देखा तो उसके आंखों में आंसू भर जाता है और वो गुस्से में मोक्ष के रूम जाने लगती है। वही अमानत भी उसके पास आ रही थी, पर अभी पलक इतने गुस्से में थी कि वो अमानत को आए हुए न देख मोक्ष के रूम के अंदर चली जाती है। तो अमानत ये देखती है तो वहां से चली जाती है। वही पलक को आता देख मोक्ष के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, पर पलक आते के साथ मोक्ष के गाल पर एक चांटा खींचकर लगा देती है। पलक के ऐसा करने से मोक्ष हैरानी से उसे देख गुस्से में सवाल करता है, ये क्या है पलक? वो सवाल किया ही था कि तभी पलक अपना फोन स्क्रीन मिक्स के तरफ कर देती है। होटल रूम के अंदर मोक्ष के साथ एक लड़की थी और दोनों एक दूसरे को किस किए जा रही थी। तभी मोक्ष झट से सवाल करता है, पलक ये वीडियो किसने भेजा तुम्हें? जैसे ही मोक्ष ये सवाल करता है, पलक अपने नम आंखों से मोक्ष को देखते हुए कहती है, तुम्हारे बातों से समझ आ रहा तुमने उसके साथ भी वही किया है ना जो मेरे साथ किए हो। इतना कहने के बाद वो अपने बहते आंसू को पोंछ जाने लगती है। तभी मोक्ष उसके होंठ को पकड़ उसे जाने से रोक कहता है, नहीं पलक ऐसा नहीं है, मेरी एक बार पूरी बात तो सुन लो। पलक अपने होंठ को झटके से छुड़ाते हुए कहती है, सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है और दुनिया वाले सही कहते थे, तुम एक प्लेबॉय हो। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। उसके जाने की बाद मोक्ष गुस्से में अपने रूम का सामान तोड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्यों मेरे बातों पर भरोसा नहीं होता है? क्यों तुम लोगों का बात सुन लेती पर मेरा नहीं एक बार सुन तो लेती? उस दिन उस लड़की के साथ क्या हुआ है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं याद है। मुझे फंसाया जा रहा, किसी ने ड्रग्स दिया था, पर मुझे यकीन है मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं बना होगा। सारे सामान को तोड़ते हुए वो खुद में कहे जा रहा था। फिर बेड पर जा बैठ अपने माथे पर होंठ रख खुद में ही कहता है, जिसने मुझे ड्रग्स दिया और वो लड़की ये सब मिली होगी। इतना कहने के बाद वो अपने माथे से होंठ हटा कहता है, मुझे कुछ जल्दी करना होगा नहीं तो पलक मुझे गलत समझती रहेगी। इतना कहने के बाद मोक्ष सोचे जा रहा था क्या करे, तभी अमानत रूम से टूटने का आवाज बहुत देर से बस सुन रही थी। रूम में शांति छा गया तो दरवाजा खोल अंदर आने लगी। तभी मोक्ष अमानत को देख कहता है, तुम? तभी अमानत कमरे का हाल देखते हुए सवाल करती है, क्या हुआ है मोक्ष भाई? पलक इतनी उदास क्यों थी? अमानत के सवाल पर मोक्ष झट से कहता है, कोई बात नहीं है अम्मू, तुम जाओ यहाँ से। तभी अमानत कहती है, मोक्ष भाई बताए, मुझे पता है पलक प्रेग्नेंट है और इसके अलावा भी कोई और बात जरूर है। अमानत में जब ये कहा तो मोक्ष उसे हैरानी से देखा, फिर सवाल किया, तुम्हें पलक ने बताया? मोक्ष के सवाल पर अमानत अपने चेहरे को नाम में हिलाते हुए कहती है, मैंने आप दोनों का बात सुन लिया था, जो गार्डन में सुबह के वक्त आप लोग उस दिन जो कर रहे थे। ये सुन मोक्ष उदासी से अपने चेहरे को झुका लेता है। तभी अमानत कहती है, भाई मुझे पता है आप दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, बस कुछ इश्यूज है उसे दूर कर लीजिए कर, अगर आप नहीं कर पा रहे तो मुझे बताइए। इतना कहने के बाद थोड़ा शांत होती है, फिर कहती है, पलक आपके लो ले। फिर से सोचने लगी थी वो, पलक के आंखों में दिख रहा था, पर आज जरूर कुछ झा है, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। ये सुन मोक्ष कुछ सेकंड सोचा, फिर बताने का फैसला कर दरवाजे के पास जा दरवाजा बंद कर कहता है, मैं न्यू लॉन्च मूवी पार्टी में गया हुआ था, फिर किसी ने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं अम्मू, लेकिन अभी किसी ने उस दिन का उस रूम का ही हक जहां मेरा नींद खुला था और मैं अपने आप को पाया था। ये सुन अमानत झट से पूछी, वीडियो में क्या था? अमानत का ये सवाल सुन अपने नजरों को इधर उधर कर कहता है, मैं किसी लड़की के साथ हूं और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इधर दोनों इस बातें किए जा रहे थे। वही वो पंछी रायचंद मैंशन पहुंच चुके थे। उनके पहुंचने के बाद नकुल कार से झट से बाहर निकल रूहानी का होंठ पकड़ उसे बाहर निकलने में हेल्प कर उसे अपने साथ उसके होंठ पकड़े हुए मैंशन के अंगद ले जाने लगता है। वही बाकी के लोग भी अंदर आने लगते हैं। पांचों मेंशन के अंदर आ गए तो जानवी रूहानी के हालत को देख घबरा जाती है। वही नकुल उसे फिर अपने रूम ले जाता है। वही बाकी के लोग भी जा रहे होते हैं। तभी अक्ष कहता है, नकुल उसे संभाल लेगा, किसी को उनके रूम जाने का जरूरत नहीं है।
ये सुन सभी रुक जाते हैं। वही रूम के अंदर रूहानी को ले खुद ड्रॉर के पास जाते हुए कहता है अपना टॉप को खोलो। ये सुन रूहानी झट से कहती है जानवी अम्मू पलक या सीरत को भेज दो, वो लगा देंगी। ये सुन नकुल क्रीम निकाल रूहानी के तरफ मुड़ उसे घूर कर देखा तो बेचारी अपने टॉप को ना चाहते हुए भी निकाल दी। फिर अपने सहमे आवाज में कहती है दरवाजा लॉक नहीं है। ये सुन नकुल दरवाजे के पास जाता है, फिर दरवाजा लॉक कर रूहानी के पास आ कहता है इन्हें भी निकालो। ये सुन रूहानी का चेहरा लाल हो जाता है। तभी नकुल खुद उसके इन्हें को खोलने लगता है तो वो अपने आंखों को बंद कर लेती है। फिर जैसे ही उसके इन्हें को नकुल उसके शरीर से बाहर निकालता है तो रूहानी अपने सीने पर होंठ रख लेती है। वहीं नकुल बस उसके बाल का खोपा कर उसके शरीर में क्रीम लगाने लगता है तो रूहानी नकुल के छुवन के एहसास को महसूस करने कह जाती है। फिर अपने आंख को धीरे से खोल नकुल की तरफ देखती है। चैप्टर 169 रोबिन का रोना। नकुल के चेहरे पर कोई रिएक्शन ना देख हमेशा वाला कॉल चेहरा देख रूहानी अपने मन में कहती है क्या मैं इतनी अनसेक्सी हूं कि मुझे देखने के बाद भी उसका कंट्रोल हल्का सा भी नहीं डगमगाया। तो वो उसे मासूमियत से देखते हूँ ये सब कहे जा रही थी। वही नकुल बस क्रीम लगाने में बिजी था। वही दूसरी तरफ अयान कंपनी जाने ने लिए निकल रहा था। तभी उसे फोन बजन का आवाज आया। उसका फोन ऑलरेडी उसके पास जा तो वो अपने चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे कुहू का फोन नजर आता है तो वो जा कुहू के फोन को उठा कान से लगता लेता है। तभी कॉल के दूसरे तरफ का बात सुन उसका चेहरा कठोर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सिद्धार्थ रेडी हो कंपनी जाने के लिए निकलने वाला था, पर तभी उसका दोस्त अनुज आ जाता है। अनुज को देख वो सवाल करता है तू अभी क्यों आया है। सिद्धार्थ का सवाल सुन अनुज कहता है कैसा दोस्त है तू, भाभी के घर आते ही दोस्त के आने से प्रॉब्लम शुरू हो गया तुझे। अनुज के बातों को सुन सिद्धार्थ का दिल कर रहा था वो अनुज का जान ले ले। वो उसे घूर कर देखता है तो अनुज अपने बाल पर होंठ फेर कहता है क्या हुआ तू इतने गुस्से में क्यों है। अनुज के सवाल पर सिद्धार्थ कठोरता के साथ ही कहता है क्योंकि तेरी भाभी मेरे लिए कॉफी नाश्ता के साथ अपने जाने जा नोट छोड़ चली गई। सिद्धार्थ के बातों को सुख अनुज के हंसी छूट गया। उसे हंसता देख सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ने लगा। तभी अनुज उसके गुस्से को देख अपने आप को शांत कर कहता है यार तूने इतना कुछ किया है, आरजू के साथ भुगतना तो तुझे पड़ेगा ही ना। ये सुन सिद्धार्थ कुछ ना कह जो किया था वो याद करने लगा। तभी अनुज सवाल करता है 2 दिन पहले तक तो रिवेंज और पता नहीं क्या बातें कर रहा था और अब अचानक से हो क्या गया है। अनुज के सवाल पर सिद्धार्थ उसे कठोरता से घूरते हुए अपने कठोर आवाज में कहता है नहीं रह पा रहा हूं, उसने मुझे पागल बना दिया है। अब तुम मुझे पागल मत बनाओ और मुझे जाने दो, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुन अनुज भी ठीक है कह देता है। फिर उसके साथ ही बाहर आ वो अपने कार में और सिद्धार्थ अपने कार में बैठ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आज आखिरी कंपटीशन होने वाला था इबादत और पंखुड़ी के बीच। वहीं नताशा चिराग के रूम जा दरवाजा बंद कर देती है। तभी उसे देख चिराग कहता है ये सब क्या है, कहा था ना मेरे रूम मत आना। चिराग के बातों को सुन नताशा उसके करीब जा कहती है सर आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरा इस्तेमाल कर उस पंखुड़ी को जीतने में लग गए। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है तो मुझे छोड़ा आप उसे चुने। नताशा के सवाल को सुन चिराग गुस्से में कहता है क्योंकि तुम में खुद का तो सेफ रिस्पेक्ट है नहीं, और बात रहा पंखुड़ी का तो वो कभी जीतने के लिए खुद को नहीं बेचती क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंट है और उसके लिए उसके सेल्फ रिस्पेक्ट साथ ही उसके दिल के करीब जो रहते हैं उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोबारा अपना कंपेयर पंखुड़ी से तो करना ही सोचना भी मत, नहीं तो बहुत बुरा होगा। चिराग के बातों को सुन नताशा उसे गुस्से में घूरते हुए अपने मन में कहती है एक दिन आपको उस पंखुड़ी को छोड़ मेरे पास आना ही होगा और आप अपने हाथों से पंखुड़ी को बर्बाद करोगे। अपने मन में इतना कहने के बाद वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अक्ष रोबिन को अपने स्टडी रूम में बुलाया है तो रोबिन उसके स्टडी रूम के पास पहुंच दरवाजा नॉक करता है तो अक्ष का आवाज उसके कान में पड़ता है अंदर आ जाओ। ये सुन वो दरवाजा खोल अंदर आ जाता है। फिर अक्ष के पास जा अपने सिर को झुका खड़ा हो कहता है यस बॉस। वो इतना बोला ही था तभी अक्ष सवाल करता है सीरत के फैमिली का कुछ पता चला। अक्ष के सवाल को सुन रोबिन अपने होंठ का मुट्ठी बांध झूठ बोल देता है नहीं। ये सुन अक्ष गहरी सांस भरता है फिर कहता है टेबल पर रखे फाइल को उठा पढ़ो। ये सुन रोबिन वैसा ही करता है, वो उस फाइल को उठा पढ़ने लगता है और पढ़ते हुए अक्ष को भी सुनान ही वाला होता है। तभी अपना और सीरत का कराया डीएनए रिपोर्ट देखता है तो उसके चेहरे पर घबराहट छा जाता है।
वही अक्ष खड़ा हो रॉबिन के पास जा टेबल से लद खड़ा हो कहता है, क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? ये सुन रॉबिन फाइल को बंद कर कहता है, बॉस सीरत। इतना कहने के बाद उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी अक्ष उसके कंधे पर अपने होंठ को रख कहता है, क्यों छिपा रहे हो सीरत से ये सब? चैप्टर 170 सीरत का सच जानना और म्यूजिक कंपटीशन। ये सुन रॉबिन अपने नजरों को उठा अक्ष की तरफ देख कहता है, आपकी होने वाली वाइफ मेरी बेटी है, इसका असर नए रिश्ते पर आप दो। इससे आगे वो बोल नहीं पा रहा था पर अक्ष को समझ आ चुका था। तभी वो कहता है, रूहानी मानव और आराधना की बेटी है, फिर भी नकुल उससे प्यार करता है। पलक विवेक निधि की बेटी है, पर फिर भी मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया मुझे इस चीज से फर्क पड़ेगा? और रॉबिन, तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। सभी के जाने के बाद तुम साथ छोड़ सकते थे, अपने लिए किसी अच्छे कंपनी में जॉब ढूंढ सकते थे, पर तुम ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम मेरे असिस्टेंट बनकर रहे। मॉम डैड, मेरे पूरे परिवार को जिसने मारा है उसे ढूंढने में मेरा साथ दिए, और आपने परिवार के सबसे बड़े होने का भी फर्ज निभाया है। आपने हमेशा अमानत रूहानी पलक जानवी आरजू को अपनी बेटी को तरह प्यार दिया है, फिर कैसे तुम ये सब सोच अपनी बेटी को बता नहीं रहे थे कि तुम ही उसके पिता हो? अक्ष के बातों को सुन अपने आंसू को बहने से रोक नहीं पाया और रॉबिन अक्ष के गले से जा लग रोने लगता है। तभी अक्ष कहता है, रोना बंद करो और अपनी बेटी से जा मिलो। ये सुन रॉबिन अक्ष से दूर होता है। फिर अक्ष रॉबिन दोनों ही स्टडी रूम से बाहर निकल हॉल में चले जाते हैं। सभी हॉल में ही मौजूद थे और कल के एंगेजमेंट का तैयारी कर रहे थे। तभी अक्ष और रॉबिन आए तो रूहानी, जो अभी अभी ठीक थी, वो अक्ष के तरफ देख कहती है, भैया कल कुछ यूनिक होना चाहिए ना? रूहानी के बातों को सुन अक्ष कहता है, ये सब बाद में, रॉबिन को सीरत से कुछ बात करना है। ये सुन सीरत रॉबिन के तरफ देखने लगी। वही अमानत पलक जानवी नकुल धीर भी और मोक्ष घर पर था नहीं, और इवान तो आज के होने वाले कंपटीशन में बिजी था। जब सभी लोग रॉबिन के तरफ देख रहे थे तो रॉबिन सीरत से कहता है, हम अकेले में बात करें। ये सुन सीरत अपने चेहरे को हाँ में हिला देती है तो रॉबिन अक्ष की तरफ देखता है। तभी अक्ष कहता है, जाओ। ये सुन रॉबिन और सीरत फिर सभी से दूर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इबादत और पनखुड़ी के बीच होने वाले कंपटीशन के लिए सभी आ चुके थे। पहले पनखुड़ी स्टेज पर गई और वो सभी के तरफ देखी, फिर अपने आंखों को बंद कर अपने मीठे स्वर में गाना शुरू कर देती है। हाँ आओ, मैं जान ये वर दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे, बेनतहा प्यार दूं, बेनतहा प्यार दूं, सारी हदें मैंने मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता, आवारगी बन गई, हाँ हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी जमीन बन गई, हाँ आओ। इधर पनखुली अपना गाना गा रही थी और उधर रॉबिन अपने पिता होने का सच सीरत को बताए जा रहा था। वही पनखुली अपना आखिरी लाइन गाने लगती है, हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गई, हाँ हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी जमीन बन गई, हुआ आओ। इधर पनखुली का गाना खत्म हो गया था और वहां मौजूद सभी लोग पनखुली के गाने को सुन तालियां बजाने लगे थे। दूसरी तरफ रॉबिन सीरत को सारा सच बता चुका था तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। सीरत के आंखों से बहते आंसू को देख रॉबिन उसे अपने सीने से लगा कहता है, मैं बहुत बुरा पिता हूं, अपनी बेटी को ढूंढने में नाकामयाब हो गया। रॉबिन के बातों को सुन सीरत कहती है, बिल्कुल नहीं पापा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं ये जानकर कि मैं आपकी बेटी हूं। आप जैसा अच्छा पिता मिलना किसी भी बेटी के लिए सौभाग्य का बात है। सीरत के बातों को सुन रॉबिन के आंखों में आंसू भर जाता है और वो उसे अपने बाहों में बस समय रखता है। वहीं दूसरी तरफ पनखुली के बाद इबादत जाती है। वो स्टेज में जाने के बाद गहरी सांस भरते हुए अपने गाने को शुरू करने वाली होती है। वही पनखुली अपने मन में कह रही होती है, मुझे पता है आज मेरी इबादत जीतेगी। पनखुली अपने मन में ये कह रही थी, वही इबादत अपना गाना शुरू कर देती है, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार ओह, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, हम अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना,
इबादत का सॉन्ग सभी को सुकून पहुंचा रहा था और सभी उसके गाने में डूब गए थे। वहीं दूसरी तरफ सीरत और रोबिन फिर बाहर सभी के पास गए। अक्ष ने सभी को सब कुछ बता दिया था। तो जैसे ही सीरत और रोबिन आए तो अमानत मुस्कुराकर कहती है, इतना बड़ा न्यूज मिला है तो तानिया आंटी और पनखुदी को तो यहाँ होना चाहिए। तभी रोबिन कहता है, पनखुड़ी का आज आखिरी परफॉर्मेंस है और तानिया को मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ सीरत को अपने साथ ले जाकर। रोबिन के बातों को सुन सीरत झट से सवाल करती है, मेरी बड़ी बहन भी है। ये सवाल सुन रोबिन अपने चेहरे को हाँ में हिला देता है तो ये जान सीरत बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।